नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ आयशा। पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने रुड़की में किया सरस्वती विद्या मंदिर शिशु वाटिका का लोकार्पण। सीएम ने मेधावी स्टूडेंट्स को सम्मानित करते हुए दी शुभकामनाएं। धामी राज्य में प्रदेश को मिली और एक बड़ी उपलब्धि। नीति आयोग की रिपोर्ट में पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य में उत्तराखंड को मिला पहला स्थान। मंत्री खजान ने सीएम धामी के नेतृत्व को सराहा। उत्तराखंड में इन हफ्तों और अधिक सक्रिय होगा मानसून। मौसम विभाग ने 29 जुलाई तक जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। आपदा प्रबंधन विभाग को दिए सतर्क रहने के निर्देश। खबर विस्तार में। देहरादून में भारी रात तक जारी बारिश ने जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान सुबह से ही प्रारंभिक क्षेत्रों का दौरा कर हालत का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले नंदा की चौकी स्थित क्षतिग्रस्त अप्रोच रोड का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को 3 घंटे के भीतर मार्ग बहाल करने के निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी सोडा सरोली पहुंचे, जहां बारिश से क्षतिग्रस्त PMGSY सड़क को जल्द बहाल की आदेश दिए। वहीं मलबा आने से बंद थानों मार्ग को भी यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को राहत और मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी प्रभावित मार्गों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। जो नंदा की चौकी का जो ब्रिज अभी रिसेंटली जिसे ओपन किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था, उसकी अप्रोच रोड में स्कोरिंग के कारण एक गड्ढा हो गया। उस पर कॉन्टिन्यूसली काम करके अगले 3 घंटे 4 घंटे के अंदर उसे ओपन किए जाने का विभागीय अधिकारियों के द्वारा कहा गया है। और चीफ इंजीनियर PWD, SE PWD वहाँ मौके पे हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट भी प्रिपेयर की जा रही है। और जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं इस पूरे उसमें या विभागीय अधिकारी, उन पे एक्शन भी इंश्योर किया जा रहा है। देहरादून में लगातार हो रही बारिश के वजह से नंदा की चौक के पास पुलिस क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर प्रेमनगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जांच में पुलिस पूरी तरह सुरक्षित मिली, जबकि भारी बारिश के कारण पुलिया से जुड़ी अप्रोच रोड के नीचे की मिट्टी बह जाने से सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त पाया गया। प्रशासन और संबंधित कार्यदायी संस्था ने मौके पर मरम्मत कार्य शुरू कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मार्गों को सुरक्षित बनाकर यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। फिलहाल लोगों से सावधानी बरतने और प्रशासन के निर्देश का पालन करने की अपील की गई है। आज दिनांक 28/7/2026 की मॉर्निंग में थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि नंदा की चौकी पर जो नवनिर्मित पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे तो देखा कि पुल पूरी तरह से, जो नवनिर्मित पुल है, पूरी तरह से सुरक्षित है। उससे जो अप्रोच रोड है, अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें कंसर्निंग अथॉरिटी तत्काल मौके पर आ गई है और उनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में 28 जुलाई और 29 जुलाई तक मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश को ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल समेत कई जिलों में तेज बारिश, आकाशीय बिजली और अत्यधिक वर्षा के दौर की संभावना है। वहीं कई संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के लिए फ्लैश फ्लड का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसे देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने और संवेदनशील क्षेत्र में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों और चारधाम यात्रियों से अपील की कि मौसम की चेतावनी को गंभीरता से ले, अनावश्यक यात्रा से बचे, नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहे तथा केवल प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सलाह का पालन करें। अल्मोड़ा के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विशेष शिक्षा के तहत 42 नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षक की जिम्मेदारी केवल नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें प्रदेश के भविष्य निर्माण में अहम भूमिका निभानी होगी। कार्यक्रम में मंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति की जा रही है। मंत्री ने बताया कि अल्मोड़ा डाइट के जीर्णोद्धार के लिए 13.25 करोड़ रुपए और ऐतिहासिक भवन के संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। उन्होंने पेपर लीक मामले पर कहा कि सरकार ने सख्त कानून बनाया है और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जा रही है। अभी हम जितने विकलांग बच्चे हैं
जो स्कूलों में पढ़ते हैं या जो स्कूल किसी कारण नहीं जा पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए कल 69 टीचरों की नियुक्ति हमने कल गढ़वाल में दी है और आज 42 टीचरों की नियुक्ति यहाँ पे दे रहे हैं। ये टीचर जो है सब्जेक्ट टीचर से अलग रहेंगे और ये खाली उन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे जो बच्चे की विकलांग हैं। जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनको भी पढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चा बहुत विकलांग है और स्कूल में नहीं आ सकता है तो घर जाके भी उसकी पढ़ाई होगी। अल्मोड़ा के नवनियुक्त मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर हरिश्चंद्र पंत ने जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और प्रभावी बनाने को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि आम जनता को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। डॉक्टर पंत ने बताया कि जिले के अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जहाँ दवाइयों की उपलब्धता, साफ सफाई, चिकित्सकों की उपस्थिति और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां भी किसी प्रकार की कमी मिलेगी उसे प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। साथ ही दूरस्थ क्षेत्र तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने और जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी पहली वो ये है कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अगर थोड़ी सी कहीं भी ख़राब है तो उनको ठीक करा जाए। जैसे जिला अस्पताल में हम गए थे तो जिला अस्पताल में अभी तो ठीक सब पाया गया है। उसके अलावा भी लगातार जिला अस्पताल का भ्रमण करते रहेंगे। इसके अलावा रानीखेत में डायलिसिस मशीन चलाना हमारी पहली प्राथमिकता में है। चौखुटिया अस्पताल में ओटी हम इस्टेब्लिश कर दिया गया है और चौखुटिया अस्पताल में शीघ्र ही हम जो है चाह रहे हैं कि वहाँ पे ऑपरेशन शुरू हो जाएं ताकि वहाँ पे जनहित में लोगों को यहाँ अल्मोड़ा या रानीखेत ना आना पड़े। हरिद्वार के रुड़की में आयोजित विद्या भारती के प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता परिश्रम, अनुशासन और संस्कार का परिणाम है। उन्होंने विद्या भारती के शिक्षा और संस्कार मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था राष्ट्रभक्ति और भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा देकर देश के भविष्य का निर्माण कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति लागू की है और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सबसे कठोर नकल विरोधी कानून भी बनाया है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में 34,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर शिशु बाटिका का लोकार्पण भी किया। उत्तराखंड सरकार के परिवहन मंत्री एवं उधम सिंह नगर प्रभारी प्रदीप बत्रा के काशीपुर नगर निगम में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में पहले उन्होंने विभिन्न विभाग के स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी ली और आम जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान पार्षदों ने भी अपने अपने बोर्ड की समस्याएं मंत्री के सामने रखी, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि सरकार दफ्तरों से नहीं बल्कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। उन्होंने काशीपुर के लिए नए रोडवेज बस अड्डे का प्रस्ताव, अतिरिक्त बस सेवाएं, ई रिक्शा और सिटी बस व्यवस्था को बेहतर बनाने की जानकारी दी। इस अवसर पर करीब 13.31 करोड़ की विभिन्न विकास योजना का लोकार्पण कर शिलान्यास भी किया गया। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत काशीपुर आना हुआ। काशीपुर नगर निगम में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी व्यक्तियों की लाभार्थी यहाँ पर आए हैं और सभी विभाग की यहाँ पर स्टॉल लगी हैं। हमारे बीच हमारे यहाँ के यशस्वी मेयर दीपक बाली जी मौजूद हैं। हमारे लोकप्रिय विधायक आलोक सिंह शिवाजी, त्रिलोक सिंह शिवाजी मौजूद हैं। यहाँ पर सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं बताऊँ कि जनता में एक उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारी सरकार का लक्ष्य भी यही है कि सरकारी योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचे। कुंभ मेले से पहले नया उदासीन अखाड़ा में विवाद गहराता जा रहा है। असली और नकली संतों के विवाद के बाद अब असली और नकली देवताओं को लेकर नया विवाद सामने आया है। उत्तरी हरिद्वार स्थित आश्रम में पंजाब से आए नया उदासीन अखाड़े के संतों की बैठक में आरोप लगाया गया है कि हरिद्वार में वर्षों से नकली देवताओं का पूजा कराई जा रही है और कुंभ मेले में भी उन्हीं का शाही स्नान कराया जाता है, जबकि असली देवता पंजाब में विराजमान है। बैठक में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी सहित कई संत मौजूद रहे। नया उदासीन अखाड़ा के सचिव महंत गणेश दास ने कहा कि
इस बार असली देवताओं का ही कुंभ में शाही स्नान कराया जाएगा। वहीं महंत रविंद्र पुरी ने पूरे मामले की पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार से जांच कराने की मांग की है। जब देवताओं की बात आती है तो देवता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो देवताओं की बात अच्छी नहीं है। आपने नकली देवताओं को जो आपने स्नान कराया है, हम इसकी जांच चाहते हैं और हम पंजाब सरकार से भी, उत्तराखंड सरकार से, यूपी सरकार से हम निवेदन करेंगे, कृपया इसकी जांच हो। असली देवता कौन से है, असली देवता कहाँ है। पहले हम पंजाब में जाकर के सीएम साहब से मिलेंगे कि भाई ये जो अखाड़ों का जो विवाद है वो विवाद होता रहता। हम दिनेशपुर के चंदन नगर गांव में कांग्रेस और से महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ममता हालदार ने महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने 65 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए अपनी दावेदारी भी पेश की। ममता हालदार ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना समाज और प्रदेश का विकास संभव नहीं है तथा कांग्रेस हमेशा महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करती रहती है। उन्होंने महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास का भरोसा भी दिलाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। देखिए, हाँ, आज जो है मैंने ये चंदननगर गांव में जो है महिला संवाद का एक प्रोग्राम रखा है और इस प्रोग्राम को, महिला संवाद वाला जो प्रोग्राम है, वो पूरे विधानसभा में ले जाना चाहती हूँ। जब तक इलेक्शन से पहले मैं पूरे विधानसभा गदरपुर में 65 गदरपुर में मैं ले जाना चाहती हूँ इस महिला संवाद को। और आज मेरे बुलाने पे काफ़ी संख्या में यहाँ महिला पहुँची है। देखो, आज जो है सम्मान महिला अधिकार का है, जो अधिकार महिलाओं को नहीं मिल रही है कहीं, और वो अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी बात जो है, हमारे यहाँ शिक्षा की जो व्यवस्था है वो बहुत कमज़ोर है। उधम सिंह नगर के गरदपुर में रविवार शाम को दिन दहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई। आरोप है कि सरदार नगर क्षेत्र में स्कॉर्पियो सवार हवलदार ने एक कार का पीछा करते हुए 20 से 25 राउंड फायरिंग की। घटना ने गुरुचरण उर्फ गगन उप्पल के पैर में गोली लगी, जबकि उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में जा गिरी। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र की घेराबंदी की और आसपास लगी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने की शुरू कर दी है। सीओ बाजपुर अखिलेश सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित कर दी गई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को तलाश की जा रही है। मेरा नाम सौरभ बाबा। रुद्रपुर से घर आ रहे थे, गदरपुर बाईपास के पास गाड़ी स्कॉर्पियो 50 नंबर था, उन्होंने आगे लगा दी तो हम उतर के हम निकलने लगे तो उन्होंने हमारे साथ गोली चला दी। 4-5 गाड़ी हो रहा पीछे से घेर लिया हमें। कितने लोग थे? 15-20 जाने थे। 4-5 हम 3 जाने करते हुए पहले हम पीछे लगे हुए थे। बहुत टाइम से हमने उनका रिपोर्ट भी दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज उन्होंने हम फील्डिंग हम घेर लिया हमें। कहाँ पे घटना हुआ? ये अपने गदरपुर हाईवे के में। विकासखंड खटीमा के ग्राम प्रधान ने राज्य वित्त और 15वें वित्त आयोग की धनराशि से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्राम प्रधान का कहना है कि भुगतान में हो रही देरी और कार्य योजनाएं अपडेट ना होने के कारण ग्राम पंचायत में विकास कार्य प्रभावित हो रही है। उन्होंने मांग की कि लंबित भुगतान और तकनीक समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए ताकि गांवों में विकास कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। ग्राम प्रधानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो ब्लॉक परिसर में धरना देने को मजबूर होंगे। वहीं बीडीओ संजय कुमार गांधी ने कहा कि ज्ञापन को जिला पंचायत राज अधिकारी और पंचायती राज सचिव को भेजा जाएगा तथा समस्याओं के शीघ्र समाधान का प्रयास किया जाएगा। आज हम सभी ग्राम प्रधान लोग यहाँ वीडियो साहब के पास हम अपनी समस्याओं को लेकर आए थे। जो हमारी समस्याएं हैं वो है कि हमारा राज्य वित्त और 15वां वित्त जिसके बाउचर नहीं कट पा रहे हैं और ऑनलाइन नहीं हो पा रही है हमारी 27 की योजना। इस कारण हमारे विकास कार्य रुके हुए हैं और 15वां वित्त लगभग 3 महीने से रुका हुआ है, जिस कारण से ग्राम प्रधानों को कार्य करने में असमस्या हो रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत द्वारा सोशल मीडिया पर बहुगुणा परिवार को लेकर की गई टिप्पणी के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के साथ हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा का भी उल्लेख किया। इस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने तीखा प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरीश रावत की बातों को अब गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा जैसी महान व्यक्तित्व का नाम सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए और व्यक्तिगत टिप्पणियों को केवल वहीं दी जानी चाहिए जहां उनका औचित्य है। देखिए, मैं हरीश रावत जी को नहीं सुनता हूँ, मैं उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ। कांग्रेस उनकी खुद की पार्टी उनको सीरियसली नहीं लेती, इस प्रदेश की जनता ने उनको सीरियसली नहीं लिया। एमपी का चुनाव लड़े तो हार गए, मुख्यमंत्री रहते हुए 2 चुनाव एमएलए का लड़े तो वो हार गए। ये दिखाता है कि हरीश रावत जी को जनता ने नकारा है, हरीश रावत जी को उनकी खुद की पार्टी ने नकारा है। वो खुद कहीं ना कहीं रोते रहते हैं कि मुझे महत्व नहीं मिल रहा, मुझे साइड कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं पार्टी तोड़ने का काम जो है वो अंदर ही अंदर रह के करते रहते हैं। जनपद रुद्रप्रयाग के राजकीय इंटर कॉलेज में रतुड़ा में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में बेटियों दगड़ी छुई बात से 100 सलाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दुरुस्त क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग विशेषकर महिलाओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी और केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान विभिन्न विभाग में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा पात्र लाभार्थियों को विभिन्न परियोजना का लाभ प्रदान किया गया। यह सहायता समूहों को सम्मानित किया गया। समाज कल्याण विभाग ने प्रोत्साहन राशि वितरित की, जबकि पशुपालन, मत्स्य पालन और NRLM के तहत आर्थिक सहायता एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। पात्र महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट भी वितरित की गई। बेड़ियों दगड़ी छुई बात 100 सलाह, ये कार्यक्रम आज आजीविका मिशन, NRLM और ग्राम्य विकास विभाग के तमाम घटकों के माध्यम से यहाँ पर आयोजित किया गया। बहुत बड़ी संख्या में धनपुर और रानीगढ़ की लखपति दीदी महिलाओं ने इसमें प्रतिभाग किया। देहरादून महायोजना 2041 के प्रारूप पर आम जनता को सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने का एक और अवसर दिया गया है। MDDA ने 28 जुलाई से 4 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कार्यालय में विशेष जन सुनवाई आयोजित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले 6 से 21 जुलाई तक विभिन्न सेक्टर में जन सुनवाई हुई थी। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने नागरिकों से अधिक संख्या में भाग लेकर सुझाव देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि महायोजना 2041 का उद्देश्य विकसित और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाते हुए देहरादून को आधुनिक, सुव्यवस्थित और जनहितैषी राजधानी के रूप में विकसित करना है। प्राप्त सुझाव और आपत्तियों का परीक्षण कर आवश्यक संशोधन अंतिम महायोजना में शामिल किए जाएंगे। लोगों ने मास्टर प्लान 2041 प्रिपेयर किया था, उसका जो ड्राफ्ट मास्टर प्लान था उसमें पब्लिक के सुझाव मांगे गए थे और उस पर काफ़ी सुझाव और आपत्तियाँ आई थी। उसी की हम लोगों ने फिर सेक्टर वाइज सुनवाई की कि अगर कोई छोटा है या अपनी बात रखना चाहता है तो उनको मौका देते। तो हर सेक्टर में हमने तिथि और समय और जगह तीनों निर्धारित किया और जाकर के वहाँ स्वयं लोगों से मिले और बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं। खास करके जो देहरादून क्षेत्र में है उसमें हरित क्षेत्र बढ़ाने का, नदियों के किनारे निर्माण को रोकने या नो कंस्ट्रक्शन जोन करने के लिए कहीं मास्टर प्लान की रोक है जो आबादी के ऊपर चली गई, उसके संबंध में लोगों का सुझाव आ रहा है। नीति आयोग के ताजा रिपोर्ट में उत्तराखंड के प्रदर्शन को लेकर प्रदेश सरकार ने खुशी जताई है। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सुशासन, विकास और जन कल्याणकारी नीतियों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि नए राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड का पकड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में पहला तथा राष्ट्रीय स्तर पर 11वां स्थान हासिल करना प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। खजान दास ने कहा कि श्रम बल भागीदारी, औद्योगिक विकास, बैंकिंग सेवाओं, नवाचार और अनुसंधान जैसी क्षेत्रों में राज्य का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है। उन्होंने कहा कि सिंगल वेडी प्रणाली, निवेश प्रोत्साहन और मजबूत कानून व्यवस्था के कारण उत्तराखंड विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है।
अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, और जिस तरह से सरकार जो काम कर रही है, नीति आयोग जी ने जिस तरह से जो 11वां स्थान उत्तराखंड को जो दिया है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए। और विकास के प्रति जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए जब धरातल में काम दिखता है तो उसी काम को देखते हुए नीति आयोग ने ये डिसीजन लिया होगा। उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रही है। मौसम विभाग ने 28 से 30 जुलाई के बीच प्रदेश में कई पर्वतीय जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताते हुए एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग के निर्देशक CS तोमार ने बताया कि लगातार हो रही बारिश को देखते हुए संबंधित जिला आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को पहले ही सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन लोगों से नदी नाल और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने तथा मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की अपील कर रही है। ये सिस्टम है अभी बे ऑफ बंगाल और उससे लगे हुए क्षेत्र में, जैसे वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाले क्षेत्रों में अभी इसका असर देखने को मिल रहा है। वो ये धीरे धीरे हमारे उत्तराखंड में भी इसका, जैसे ये नॉर्थ वेस्टर्ली मूवमेंट होगी, इसका असर देखने को मिलेगा। तो ख़ास तौर से जैसे आज 27 तारीख होगी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 27 आज की रात के बाद ये असर ज़्यादा दिखने को मिलेगा, ख़ास तौर से 30 तारीख और 29 तारीख तक। तो हम अभी जो फोरकास्ट दी है उसमें भी हमने बताया कि जो हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश अधिकांश स्थानों पर 27 से 30 तारीख के तक देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा के भीतर कथित असंतोष और टिकट वितरण को लेकर उठ रही सवालों को मुद्दा बनाया है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने दावा किया कि भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के भीतर अंदरूनी मतभेद लगातार सामने आ रही है और चुनाव नजदीकी आते ही यह स्थिति और स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा पहले अपने संगठन की स्थिति स्पष्ट करे, उनके बाद दूसरे दलों पर टिप्पणी करे। सिर्फ फुटबॉल होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो अभी कुछ ही दिन पहले जो सर्वे आया है उसमें इनके 11 में से 7 मंत्री हार रहे हैं। और जब 7 मंत्री हार रहे हैं, सर्वे आ गया, तो क्यों नहीं उन 7 मंत्रियों की जगह नए कार्यकर्ता टिकट मांग रहे होंगे? और टिकट मांगने का उनको हक भी है, मांगना भी चाहिए। और ये अभी तय नहीं है इनमें कि ये किसको टिकट देंगे, क्या देंगे, क्योंकि झूठी पार्टी है। देखिए, आश्वासन देने वाली पार्टी है। अब इनके यहाँ मसूरी में देख लीजिए क्या स्थिति है। सरेआम इनके कार्यकर्ता किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। हम तो कह ही रहे हैं कि भाई आय से अधिक संपत्ति में मुकदमा दर्ज करने की परमिशन दो। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित होने वाली कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने बताया कि संत रविदास का समरसता, समानता और सामाजिक सद्भाव का संदेश आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाएं एवं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लागू समान नागरिक संहिता सामाजिक समानता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। कर्णवाल ने बताया कि 29 जुलाई को भाजपा का प्रतिनिधि मंडल वाराणसी स्थित संत रविदास की जन्मस्थली से पवित्र कलश लेकर रवाना होगा। 30 जुलाई की हरिद्वार बॉर्डर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कलश का स्वागत करेंगे। उसके बाद इसे चुड़ियाला स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में विधि विधान के स्थान स्थापित किया जाएगा। चुड़ियाला गांव में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मंदिर पर कलश स्थापित किया जाएगा। ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम उस बात का साक्षी है कि जब गुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। आज नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे करके गुरु रविदास जी के चरणों में नमन कर रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दूसरे चरण को लेकर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस का परिवर्तन तो प्रदेश की जनता पहले कर ली चुकी है, अब वह किसी बदलाव की बात कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस धीरे धीरे
डायनासोर की प्रजाति की तरह समाप्त होती जा रही है। वहीं हनी पाठक ने दावा किया कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के कार्यों से संतुष्ट है और कांग्रेस आज अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए उन्हें दलों का सहारा ले रही है जो कभी उसके विरोध में खड़े थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जनाधार लगातार घट रही है और उसकी नेता ही पार्टी को कमजोर करने में लगी हुई है। कांग्रेस का तो परिवर्तन पूरी तरह से देवतुल्य जनता ने कर ही दिया। अब किस प्रकार का परिवर्तन ये और करना चाहते हैं, ये खुद क्यों नहीं समझ पा रहे कि डायनासोर की प्रजाति की तरह ये धीरे धीरे लुप्त होते चले जा रहे हैं। तो अब ये कैसा परिवर्तन की राह को दिखाना चाह रहे हैं। पूरी जगह एकदम सुख और समृद्धि की बयार चल रही है। सभी देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी से खुश नजर आ रही है। इनको इस मुकाम पर लाकर जनता ने बैठा दिया है कि इनको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है, उन पार्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है जो पार्टियां इन्हें मंच से अच्छी गालियां प्रदान करती थी। आज इनको बैसाखी का सहारा उन्हीं पार्टी से लेना पड़ रहा है। तो ये इनका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्ति के कगार पर है। उसी का परिवर्तन ये और देखते हैं कि इस प्रकार से कर सकते हैं। इनकी पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी को डुबोने का पूरा अच्छा प्रयास करते चले आ रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए महेंद्र भट्ट से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि जब महेंद्र भट्ट की जुबान फिसली हो। उन्होंने कहा कि यदि महेंद्र भट्ट अपनी टिप्पणी को गलत मानते हुए माफी मांग लेते तो विवाद वहीं समाप्त हो जाता। गणेश गोदियाल ने कहा कि गलती होना स्वाभाविक है लेकिन उसे स्वीकार करना भी जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्ति के मन में जो होता है वही उसकी जुबान पर आता है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि महेंद्र भट्ट माफी नहीं मांगते तो पार्टी कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से उनके आवास को घेराव करेंगे। मैंने ये बात कही है कि महेंद्र भट्ट की तत्काल माफ़ी मांगे और ये कहें कि भाई ये मेरी जुबान फिसल गई, जैसे भी जो भी उनको बोलना है बोले। उनका मैंने बयान देखा, उन्होंने अभी ये कहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। तो ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो गलती करो ऊपर से बोलो नहीं मैंने तो गलती की नहीं। भाई ठीक है, इंसान है, गलती हो गई, उसको बताएं। मैंने तो कल ही उनको रास्ता दिखा दिया था। अगर वो थोड़ा भी उनमें अगर विवेक होता तो वो उस विवेक का इस्तेमाल करके मेरे दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ के बात खत्म करते। लेकिन अगर वो ऐसा कहेंगे कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो उन पर लोग हावी होंगे। और मैंने कहा है युवाओं से कि अगर वो नहीं मांगते माफ़ी तो निश्चित रूप में फिर लोकतंत्र में जो होता है वही होगा, उनके घर का घेराव किया जाएगा, लोग करेंगे उनके घर का घेराव। देश दुनिया में अपनी अनोखी सुगंध के लिए मशहूर देहरादून की पारंपरिक दून बासमती एक बार फिर खेतों में लौट रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प और जिला प्रशासन की पहल से दून बासमती के पुनर्जीवन का अभियान गति पकड़ रही है। वर्ष 2025 में 65 हेक्टेयर में सफल ट्रायल के बाद इस बार 75 हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 160 किसान सहसपुर, विकासनगर, रायपुर और डोईवाला में दून बासमती की रोपाई कर रही है। प्रशासन बीज संरक्षण, गुणवत्ता परीक्षण और ब्रांडिंग पर विशेष जोर दे रहा है। विकासनगर में सीडी ब्लैक और ट्रेसिट लैब में स्थापित की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि दून बासमती को फिर से मजबूत पहचान दिलाकर किसानों को आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड लाइव को ही रखती हूँ। नमस्कार।